क्या आपको लगता है कि सरकार में कुछ अच्छे काम हुए ही नहीं? कि मैं क्या समझती हूँ वो क्या समझते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भैया चलो सरकार से तो कुछ मिल ही जाएगा, कुछ फंडिंग हो जाएगी, चलो चलो सरकार बहादुर की जय बोलते हैं। हाँ, दिल्ली में हमारे जो बिहारी भाई हैं वो कूड़ा बटोरने का काम करते हैं, यहाँ पे कलेक्टर थोड़ी बन के आए हुए हैं। एक 24-25 साल की लड़की है, गाँव देहात की लड़की है, भोजपुरी भाषी लड़की है, डरा देंगे। कह दूंगी वही बात कि सरकार से सवाल पूछना ही मेरा काम है। ये कभी चेंज नहीं होगा। आज के कई साल बाद भी यही मेरा आप तेवर देखेंगे, यही मेरा मिजाज देखेंगे। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मैं भागूंगी नहीं आनाकानी करके, मैं कह दूंगी और कैमरे के सामने कह दूंगी कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे हथकड़ी लगा दो। अब मैं क्या करूं? मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि हमारी जो भोजपुरी है वो बहुत सशक्त भाषा है, बहुत सुंदर और मीठी तो है ही, उसके साथ ही ये इतनी मजबूत भाषा है जो सरकारों के पसीने ला दे। तो काबा शीर्षक से अलग अलग राज्यों में चर्चा बटोर चुकी नेहा सिंह राठौर आज हमारे साथ हैं। अपने समर्थन और विरोध तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए बहुत स्वागत है नेहा जी TV9 पर। थैंक यू। TV9 देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। तो हमरा के लगल जंगल राज के आहट बा, तो वैसे तो अंदाज बयां बड़ा मनोरंजक है, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है। और ये सवाल किससे है? नीतीश जी से है, तेजस्वी से है, या किसी अन्य सियासतदान से है? किससे आपका सवाल है कि जंगल राज के आहट बा? नहीं, ये बहुत जाहिर बात है। बिहार में अभी चचा भतीजा की सरकार है, तो ये सवाल जो है चचा और भतीजा से ही है, क्योंकि बिहार को तो चचा और भतीजा दोनों मिल करके चला रहे हैं, तो सवाल उन्हीं से है। अच्छा, मतलब नीतीश जी से भी सवाल है और तेजस्वी जी से भी सवाल है। दोनों मिल के चला रहे हैं तो सवाल तो दोनों से होगा। अच्छा, और ये कहा गया रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, तो क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं इनके पीछे जिम्मेदार? नहीं, देखिए देखिए कोई भी हिंसा होता है, दंगा होता है ना, तो पत्थरबाजी चाहे कोई भी कर रहा है, एक भीड़ होती है ना कि वो पत्थर मार रहे हैं, वो गोली दाग रहे हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें एक चीज़ ये होती है, मैं एक लोक गायिका हूँ, मैं एक कवित्री हूँ, मैं लिखती हूँ, अंतिम रूप से जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है, अंतिम रूप से जवाबदेही आपकी ही होगी कि आपके राजकाज में, आपके शासन में ये सारी चीज़ें हो गई। हम राह चलते लोगों को तो दोषी करार नहीं देंगे कि तुमने किया, बगल से गुजर नहीं इसने किया। कुल मिला जुला के अंतिम रूप से जवाबदेही वहाँ की सरकार की होती है। तो मैं तो सरकार को मानती हूँ, क्योंकि भैया आप किस तरीके से सारी व्यवस्था किए हुए थे कि प्रशासन फेल हो गया, कैसे दंगा हो गया, आपको चाहिए था ना, पहले से सोच के रखना चाहिए था कि हाँ कोई जुलूस निकल रहा है तो इस तरह की चीज़ें आपके अंदर ये होना चाहिए ना कि हाँ हो सकता है। तो पुलिस प्रशासन को वहाँ पे तगड़ा करना चाहिए था कि कुछ ऐसा ना होने पाए। अगर कोई श्रद्धालु अपना जुलूस लेके जा रहे, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, तो वो आराम से अपनी जो है ना चीज़ें करे, कंप्लीट करे। अब उसमें बीच में ये सारी चीज़ें होती है तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि जो वहाँ की सरकार है सवाल उससे पूछा जाएगा। नहीं, तो अब कोई घटना वजूद में आई, अब लोग इस तरह के भी बोल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी घटना वजूद में आई तो लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव होता है, कार्रवाई होती है, और ये आज से नहीं लंबे वक्त से शुरू से होता आ रहा है, एक व्यवस्था का रूप है कि कोई भी कार्रवाई हुई उसमें अगर सीधे तौर पे किसी पे सवाल उठा दिया जाए कि ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है पूरा, तो उसमें वहाँ पे ये कविता या ये गीत सवालों में आता है। देखिए, मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह रही हूँ, और नहीं, मैं हमेशा से भी मेरा ये कॉन्सेप्ट रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरीके से फेल नहीं होती है और कभी भी पूरी तरीके से वो सफल नहीं हो सकती है। और ऐसा नहीं है, हर गवर्नमेंट में ऐसी चीज़ें हो जाया करती हैं, है ना। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि मैं दोषी जनता को तो नहीं कह सकती ना, वहाँ के लोगों को तो मैं नहीं कह सकती ना कि तुमने किया, तुम्हारी वजह से वो। अंतिम जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, जो वहाँ की सरकार है ना। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ जी। अब आगे बढ़े उससे पहले तो आप ये बताइए कि विरोध और ट्रोलिंग को आप किस तरह लेती हैं? देखिए, जब मैं शुरू में जब मैंने गीत लिखने और गाने की शुरुआत किया था, उस टाइम पे इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रोल और ये कमेंट्स पढ़ करके मैं बहुत घबरा जाती थी। मुझे लगता था कि अरे यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, लोग मुझे इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हैं।
पर धीरे धीरे करके अभी मुझे 2.5-3 साल हो गए एक्टिव पूरी तरीके से रहते हुए, तो मुझे इसका मैकेनिज़्म समझ में आया कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, है ना। तो विरोध का तो मैं स्वागत करती हूँ और आलोचना का भी मैं स्वागत करती हूँ, बशर्ते वो थोड़ा हेल्दी वे में हो, वो थोड़ा लॉजिक के साथ हो, क्योंकि विरोध मैं भी करती हूँ, मुझे भी लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, मैं भी आलोचना करती हूँ, तो मैं आलोचना से थोड़ी घबरा जाऊँगी, मैं भी तो आलोचना कर देती हूँ, खिंचाई कर देती हूँ, मैं भी। करो, बिल्कुल करो, प्रॉपर होमवर्क करो, जाओ मेरे चैनल पे खंगालो, मैं तो कहती हूँ खंगालो, कोई भी एक कारण मिल जाए अगर मुझे ट्रोल करने का तो छोड़ो मत, मुझे खूब ट्रोल करो, यही लोकतंत्र है यार, आलोचना कर सकते हो आप मेरी, जो कि लोग करते भी हैं। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे यूपी में काबा मैंने गाया तो जवाब में आए यूपी में तो हर भतारबा, तो ये लेवल मत गिराओ, करो ट्रोल, खूब आलोचना करो। नेहा सिंह राठौर सबकी आलोचना का लोगों ने ये भी स्वागत कहा, करती है। आपने कहा यूपी में काबा, तो उन्होंने कहा यूपी में बाबा। हाँ ये भी कहा लोगों ने। सबसे जो घटिया कमेंट था उसमें यूपी में तो हर भतार बा, जब कुछ ना बा यूपी में तो का करे लू यूपी में, बहुत एक निम्न स्तरीय जो भाषा शैली बोलेंगे उसका भी लोगों ने। फिर बिहार में काबा जब मेरा सीजन 1 आया था उस टाइम पर तो मुझे कहा गया कि साफ करा अपन चश्मा के लेंस हो, मुझे अंधा तक बोला गया। हाँ, तुम्हें तो दिखाई ही नहीं देता, मतलब दिखाई नहीं देता, तुम्हें दिखाई नहीं देता, थोड़ा अपने चश्मे का लेंस साफ करो। तो ये जवाब है, अरे जवाब दो, सुधार करने की कोशिश करो। कोई लड़की अगर आपसे सवाल कर रही है तो उसका स्वागत करो, यही तो लोकतंत्र है ना। बोलो कि हाँ ठीक है, हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगेगा कि कुछ बात है। अब भतार बा तो हई बा हाउ बा, कुछ भी तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी आलोचना करिए, आप सभी स्वतंत्र हैं, मैं खुद आलोचना करती हूँ, मैं कभी भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी तारीफ करो, एक कारण मिल जाए तो मुझे छोड़ो मत, थोड़ा हेल्दी वे में होना चाहिए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपने विरोधियों को लेकर अपनी राय रखी। विरोध होना जायज़ है और किसी कला के जरिए भी किसी अनुचित का विरोध होना पूरी तरीके से जायज़ है। और विरोध आपके इस गाने पर भी हुआ, नए गाने पर, बिहार में काबा, तो लोग ये कहने लगे कि पहले आपने यूपी में काबा गाना निकाला। तमाम आप अपने कमेंट्स देख सकती हैं, उनमें भी लोगों ने जिक्र किया कि पहले यूपी में काबा गाना आया तो लोग कहने लगे कि विपक्ष का प्रायोजित गाना है ये। तो जब इतना बवाल बढ़ने लगा तो नेहा सिंह राठौर जी ने अचानक फिर अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए इस तरह का गाना निकाल दिया कि बिहार में काबा। क्या कहेंगी ऐसे लोगों को? देखिए, वही मैं कह रही हूँ, जब बिहार में काबा मैंने गाया था पहला सीजन, उसमें एक लाइन थी, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, ये मैं शुरू से गा रही हूँ। और पहला गाना आपका शुरुआत गाना जो था 2020 के विधानसभा चुनाव में जो मैंने गाया था, उसी से थोड़ी जो है इस पे चर्चा होने लग गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऊपर से जवाब दे दिया बिहार में ईबा। तो वो जो बिहार में काबा सीजन 1 था, उसमें ही ये लाइन मैंने लिखी है, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो आप बताओ, मैं तो शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखते आ रही हूँ कि किसी के फेवर में ना जाए, किसी के अगेंस्ट ना जाए, और ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कैसे कह सकते हो? दूसरी चीज़, मैंने ये जनता से वादा किया हुआ है कि मैं आपके मुद्दे उठाऊंगी और सवाल सरकार से करूंगी। अगर बिहार में मुझे लगता है कि चोरी चकारी हिंसा अपराध के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन से इंजीनियर साहब को गायब कर दिया जाता है, कभी पता चला कि डॉक्टर साहब का बेटा गायब हो गया, तो स्कूल से बच्चे निकले उसका अपहरण हो गया। मुझे अगर लगता है कि नालंदा में ऐसा हो गया, सासाराम में ऐसा हो गया, छपरा में जहरीली शराब से मजदूरों की मौत हो गई, तो मैं चचा भतीजा से सवाल करूंगी। मेरी जो कलम है वो आज़ाद है। अब बिहार में चचा भतीजा की सरकार है तो मैं बीजेपी से सवाल नहीं करूंगी, और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो मैं चचा भतीजा से सवाल नहीं करूंगी, ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ। तो सरकार जिसकी रहेगी उसको नेहा सिंह राठौर की आलोचना सुननी ही पड़ेगी। आपको बहुत ऐसा लगता है विपक्ष में आ जाइए, फिर आपको लगेगा कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, है ना, आपको लगेगा। मैं समझती हूँ लोक कलाकार को, पत्रकारों को, कवियों को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए,
और हम क्या, राहुल गांधी से हम क्या सवाल पूछ लें यार, हम क्या पूछ लें, वो खुद जो खुद ही पस्त है आदमी, उससे मैं क्या सवाल पूछ लूँ। सवाल तो होगा आपसे, जो आप बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने यूपी में काबा गाना गाया, एक बड़ा तबका यूपी का आपके विरोध में लग गया, समर्थन भी बड़ा हुआ लेकिन विरोध भी हुआ, नोटिस का सामना भी आपने कर लिया। अब आप मुखर तरीके से आ गई बिहार में काबा लेके। अभी एक बड़े पत्रकार जो हैं एनएसए का सामना कर रहे हैं वहाँ के। तो डर नहीं लगता है क्या कि बिहार की ओर से अगर आप कल को कोई कार्रवाई की गई बिहार सरकार की ओर से तो किस तरह सामना कर पाएंगी इस तरह के विरोध का, और अगर सिस्टम दबाव बनाता है तो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि देखिए, मैं भारत में रहती हूँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मैं संविधान के मूल्यों में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मैं अनुच्छेद 19 में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, जो मुझे बोलने, पढ़ने, लिखने, कहीं भी घूमने, मंदिर जाने, मस्जिद जाने, इन सब की आज़ादी देता है। मेरा संविधान मुझे सवाल करने की आज़ादी देता है, अपनी बात व्यक्त करने की आज़ादी देता है। तो अगर हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया हो और आपके पास नैतिक बल हो तो करो एफआईआर। फलाने ने मुझे नोटिस भेज दिया, इलीगल नोटिस था। मार्कंडे काटजू का आपने नाम सुना होगा। जब मैं उनके पास गई कि देखिए भैया हमको तो नोटिस भेज दिया गया, तो उन्होंने कहा हंसते हुए, दरोगा अनपढ़ था क्या, तुमको कैसे वो वीडियो भी काफी चर्चा में आया था उनके साथ वाला। हाँ, कि तुमको नोटिस कैसे भेज दिया। 160 सीआरपीसी जो है बिना एफआईआर दर्ज किए किसी पे लागू नहीं किया जा सकता है, तुम पे 160 ये धारा कैसे इन्होंने लगा दिया। तो क्या आपको उस समय ये जानकारी नहीं थी कि ये नोटिस नहीं? मैं कोई भैया वकील थोड़ी हूँ, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, मुझे सच में नहीं पता था। अच्छा, तो काटजू जी ने आपको ये जानकारी दी? हाँ, फिर मेरी वकील से भी बात हुई, बाद में मैं काटजू सर से मिली थी, मुझे लगा कि काटजू सर से ज़्यादा जानकार कौन ही होगा। पहले मैं वकील से भी मिली तो उनका भी यही कहना। अच्छा, उसमें भी एक ये चीज़ थी कि कानपुर देहात की जो पुलिस की टीम थी वो दिल्ली आई थी मुझे नोटिस देने। आप सोचिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी दिल पे ही ले लिया था, जिस मामले में कोई दम नहीं था। और सच बात ये है कि मैंने उस गाने में कहीं भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था या फिर कोई भी ऐसी अभद्रता नहीं की थी जिसमें सच में नोटिस मिल जाना चाहिए। तो इस इलीगल नोटिस को लेके फिर आपका आगे का रुख क्या रहा? कुछ नहीं, जवाब उसका दे दिया गया, खत्म। तो मामला कह तो रही हूँ, मार्कंडे सर कह रहे हैं, काटजू सर कह रहे हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, क्यों इसने नोटिस भेज दिया, दरोगा अनपढ़ था, तुमको कैसे नोटिस लेके चला आया वो, इसमें कुछ है ही नहीं। वो ये भी कह रहे थे हाँ वो इलीगल था। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ये तो अगर नोटिस मुझे भेजेंगे भी ना तो ये इलीगल ही नोटिस भेजेंगे, इनके पास कारण ही नहीं है कि ये मुझे नोटिस भेज दें। आप मेरा गाना सुनो, 10 बार सुनो और बताओ इस गाने में ऐसा क्या है जिस पे आप मुझे नोटिस भेज सकते हो। मैं आपसे सवाल कर दूं तो आप मुझे नोटिस भेज दोगे, मुझे जेल में डाल दोगे, है ना। तो मैं कोई ऐसा काम थोड़ी मैं हिंसा भड़काने का काम थोड़ी कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। तो मैं अगर गलत करूँ तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, मुझे नोटिस भेजो, मुझे जेल में डालो, मैं तो आके सामने से कह दूंगी कि हथकड़ी लगा दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। अगर मैं बहुत सहज हूँ, अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मैं भागूंगी नहीं आनाकानी करके, मैं कह दूंगी और कैमरे के सामने कह दूंगी कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे हथकड़ी लगा दो, अब मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने नहीं किया है ना, तो मैं आपसे लड़ पड़ूंगी कि क्यों, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। कला का जब समर्थन होता है तो कलाकार खुश होता है, उसे लगता है कि मेरे कला को एक सही जगह मिल गई। लेकिन कई बार उसी कला को बड़े विरोध का सामना भी करना पड़ता है, वो नकारात्मक दिशा में भी बढ़ता है। तो कई बार अमूमन आपको नकारात्मकताओं का भी सामना करना पड़ा होगा। और अगर कई परिस्थिति में आपको ये भी हुआ होगा कि लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे भी परेशान करने की कोशिश की, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बताओ। हाँ बिल्कुल हुआ है, मैं आपको 2-4 बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। एक बार क्या हुआ, यूपी में काबा जब सीजन 1 आया था, पिछले साल की ही तो बात है, तो उस टाइम मेरा जो फेस है, मैं बनारस में रहती थी, तो कोई भी, आपको पता है उस टाइम हो क्या रहा था, मैं मास्क में चलती थी,
फिर भी लोग मुझे पहचान जा रहे थे। ये उस टाइम की बात है। तो मैं बड़ा एक बार कंफ्यूज भी हो गई। मेरे हस्बैंड ने हिमांशु, मैं कह रही थी हिमांशु, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं रोड पे चल रही हूँ तो कोई मुझे ऐसे है ना, हमें भी डर लगता है अपनी सुरक्षा वगैरह को लेकर के। हुआ क्या था मैं वो बताती हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ, मौसी के साथ गई थी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने। घर से बहुत करीब है, तो हम लोग एकदम जैसे होता है ननियौरा जा रहे हैं, वैसे हर 8-10 दिन पे गए रहते हैं बाबा विश्वनाथ। तो 2-4 थे ऐसे ही हमारी उम्र के बच्चे रहे होंगे, पत्थर उठा लिए उन्होंने। अरे यही लड़की है ना यूपी में काबा गई, यही है ना, यही है ना, उठा 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 पत्थर पत्थर। मैं एकदम से डर गई। और अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब यूपी में काबा गाना आप हाँ चर्चा में था, उसकी खूब चर्चा हो रही थी। तो फेस पहचान में आ जा रहा था, हाँ यही लड़की, क्योंकि उसकी चर्चा हो रही थी। अभी शायद ना पहचाने लोग, अभी हाँ ना दिमाग से निकल गया है, लेकिन उस टाइम बहुत चर्चा में था वो गाना। तो पहचान लिया। मेरी मम्मी बड़ा मुझे डांट रही थी कि तुम ऐसे ही चली जाती हो, क्यों आई तुम, मास्क तुमने नहीं लगाया, ये वो। ये हुआ वहाँ पे। तो खैर पुलिस थी और एक परिचित भी थे, चंदन भैया उनका नाम है, मुझे सब कुछ याद है। तो उनको मैंने बताया कि भैया ये हो गया। वो फिर आए 2-4 लोगों के साथ, 2-4 पुलिस के साथ, तो वो फिर कंट्रोल हुआ। पत्थर उठा लिया। मेरे इवेंट्स कैंसिल कराए जाते हैं, मेरा कहीं पे शो होने वाला रहता है, मुझे मंच पे 20-30 मिनट का टाइम मिलता है, मुझे 3-4 मिनट में कहा जाता है इशारे के साथ प्लीज़ उतरिए, VVIP जी आ गए। इस तरह से तरीके से मुझे इंसल्ट किया जाता है। तो हाँ, इसका कीमत तो मुझे चुकाना पड़ता है। आपको क्या लगता है, मैं लोगों को भी बता देना चाहती हूँ, आपको लगता है ना कि बहुत क्या बोलते हैं, मेरी आदत रोने की नहीं है, मेरी आदत वो नहीं है कि है मैं तो सड़क पे आ गई हूँ जी मुझे भीख दे दो। नहीं, मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ। नून रोटी भी जिस दिन खाऊंगी ना, उस दिन मैं ये नहीं कहने जाऊँगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इवेंट्स दिला दो, मुझे शोज़ दिला दो। ये नहीं हूँ मैं विश्वास करती हूँ इस चीज़ पे कि अगर मैं योग्य हूँ तो मैं जीरो से शुरू करके भी मैं शिखर तक जा सकती हूँ, और मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। अदरवाइज तो मेरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं महाराज, ये एकदम सच बात है। मुझे अलग-अलग दोनों राज्यों में जहाँ पे आप परफॉर्म की, सिर्फ आप उत्तर प्रदेश की बात मैं ये घटना तो मैं बिहार की बता रही हूँ, जो यहाँ पे मैं मंच पे परफॉर्म कर रही थी और संचालक महोदय मुझे इशारे करने लगे कि नहीं उतरो, नहीं उतरो। शराबबंदी का जिक्र हाँ, शराबबंदी का मैंने जिक्र किया, आपने कोई किसी इंटरव्यू में देखा होगा। तो ये बिहार के, आपको पता है अभी 19 दिसंबर को अशफाक उल्लाह खां पुरस्कार दिया जाता है, 19 दिसंबर को यहाँ पे फैज़ाबाद जेल में। तो वो जेल में कार्यक्रम होने वाला था, मैं बड़ी एक्साइटेड भी थी कि जहाँ पे अशफाक उल्लाह खान का जो स्मृति स्थल है, मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा। मैं जब गाड़ी से आ रही थी ना, तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा यहीं पे हमारा इवेंट होने वाला है आज का, और उस दिन वहाँ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के जेलर ने बोला कि वो लड़की आ रही है ना जो गई थी यूपी में काबा, यहाँ नहीं होगा। और वो पूरा सजा वजा था पहले से ही कि हाँ यहीं पे होगा। फिर प्रेस क्लब में हुआ। ये फैजाबाद की बात है और कोई झूठ बात नहीं है। वहाँ के उस दिन का अखबार भी देख लीजिएगा आप लोग। उसके दूसरे तीसरे दिन जो लोकेशन चेंज करनी पड़ी दबाव के चलते। हाँ, मैंने कहा भी, अच्छा मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि सरकारों के लिए मैं क्या चीज़ हूँ यार। मैं हिमांशु से भी कहती नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, इन लोगों के लिए मैं इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ कि ये लोग ये इस तरीके से नहीं लोकेशन ही चेंज करा देंगे। पर जब मंच पे सारे लोग आए, जितने भी बड़े वरिष्ठ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला कि यहाँ आया, मतलब वहाँ से लोकेशन चेंज होकर के, तो हमें बड़ा दुख हुआ। मतलब सब 7-8 लोग आए यही बात बोल, तो मुझे लगा कि ये सच ही बात होगा। तो मैं आप ये उस दौर की बात बता रही हैं जब शुरुआती दौर था, अब सुर्खियां ज्यादा बढ़ रही हैं। शुरुआती दौर नहीं, यही 19 दिसंबर यूपी में काबा के दौरान। हाँ, यूपी में काबा के बाद मैं यही 19 दिसंबर मैं ये कह रहा हूँ कि सुर्खियां बढ़ती जा रही हैं, चर्चा में आप ज्यादा आ रही हैं, तो इस तरह के विरोध का सामना और ज्यादा करेंगी, तो किस तरह मानसिक तौर पे तैयार हैं आप? मैं देखिए पिछले 2-3 सालों में मैं मानसिक रूप से मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। पहले मैं ट्रोल से बहुत घबरा जाती थी, मैं रोने लग जाती थी। पिछले साल ही रुला दिया था लोगों ने, मुझे पता है इनकी ट्रोलिंग बहुत। अब मैं लड़की हूँ ना, लड़कियों को ट्रोल करना बड़ा आसान है। आपको ट्रोल करने का तरीका उनका बहुत अलग होगा, मुझे बहुत अलग होगा। मुझे क्या होगा ना, मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, तो वो लोग पता है क्या कहते हैं, देखो देखो इसके फेस पे कितने पिंपल्स, इसको शर्म नहीं आती है। मैं कहती नहीं, कुछ और उपाय ढूंढो, इससे तो मेरा मोराल नहीं जो है डाउन होने वाला, कुछ और करो। फिर कहते हैं देखो देखो इसको शऊर नहीं है। मतलब लड़कियों के देह दशा को लेकर के कमेंट करना बड़ा आसान होता है और लड़कियां डिमोरलाइज हो भी जाती हैं, पर मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने चेहरे को लेकर के कि हाँ भैया पिंपल विंपल आनी जानी चीज़ें, इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है, है ना। पर लोग करते हैं, मुझे भी किया।
मैं मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। अब मुझे लगता है अब क्या इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक लोक गायिका को आप कानपुर से दिल्ली नोटिस थमा रहे हैं डराने धमकाने के। अच्छा, इनको क्या लगा, एक 24-25 साल की लड़की है, गांव देहात की लड़की है, भोजपुरी भाषी लड़की है, डरा देंगे। जब इतने सारे पुलिस की टीम जाएगी तो उस पर एक दबाव बनेगा है कि मैंने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है जी, पर मुझे पता है ना मैंने क्या किया है, मुझे पता है ना कि संविधान ने मुझे कुछ मौलिक अधिकार दे रखे हैं, मुझे पता है ना कि मैं इंडिया में रहती हूँ जो एक लोकतांत्रिक देश है, तो आप मुझे तो नहीं डरा पाओगे। मैंने तो संविधान गीत लिखे हुए हैं, मैंने तो मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हुए हैं, है ना। कला के जरिए विरोध बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको क्या ये लगता है कि लोकगीत का काम सिर्फ विरोध होना ही होना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये। और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या आपको लगता है कि अलग अलग राज्यों का आपने अपने गीत के जरिए उनके काम का या उनकी कार्यशैली का या व्यवस्था का विरोध किया? क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपको कोई ऐसा गीत भी निकालना चाहिए कि उनकी ओर से क्या सकारात्मक काम किए गए, या फिर आपको यही लगता है कि कुछ काम किया ही नहीं गया, सब कुछ गलत ही हुआ दोनों राज्यों की सरकार को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने ये पूछा कि क्या लोकगीत का काम सिर्फ विरोध करना ही है। मैं बता दूं, आज जो दौर चल रहा है, भोजपुरी की मैं बात करूंगी क्योंकि मैं भोजपुरी गीत लिखती हूँ। एक बहुत बड़ी भीड़ लहंगा रिमोट से उठाने को तैयार है, चोलिया के हुक राजा जी गा रही है, परधनवा के रहर में कुर्ती के टूटल बा बटमिया। मैं आपको ना सैकड़ों गाने गिना दूंगी। ढोड़ी, चटना, पटना, कटना, यही सब भोजपुरी में गाने बन रहे हैं। ठीक, एक टाइम था भिखारी ठाकुर जी के गीत, एक टाइम था महेंद्र मिसिर जी के गीत, शारदा सिन्हा जी के गीत, है ना। वो दौर तो खैर चला ही गया है पूरी तरीके से, लेकिन मैं चाहती हूँ लोगों को ये बताना कि हमारी जो भोजपुरी है ना, उसका स्वभाव प्रतिरोध का रहा है और शुरू से ही रहा है। हमारे भोजपुरी गीत ने अंग्रेजों का विरोध किया है अपने गीत के माध्यम से। तो इसका जो मिजाज रहा है ना, उसको अपने लहंगा, चोली, रहर, ढोड़ी, कजर, लिपस्टिक, इसमें उलझाया है। तो जो उसका मिजाज है, मैं चाहती हूँ वापस से उसी मिजाज में गीत लिखना। तो मैं ये काम कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि हमारी जो भोजपुरी है वो बहुत सशक्त भाषा है, बहुत सुंदर और मीठी तो है ही, उसके साथ ही ये इतनी मजबूत भाषा है जो सरकारों के पसीने ला दे। ये ऐसी भाषा है। लेकिन आपने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि सरकार में कुछ अच्छे काम हुए ही नहीं? और मैं वही बता रही हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ, ठीक है। और एक सवाल मैं और ऐड ऑन करूंगा इसमें कि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक कवियत्री हैं, सरकार के अच्छे कामों का भी उन्होंने कई बार जिक्र किया अपने कविताओं के जरिए। आपने उनसे मुखर तरीके से ये कह दिया कि सरकार से सवाल पूछना हमारा काम है, हम सरकार के दरबारी कवि नहीं हैं, इस तरह की शब्दावली। मैं अभी भी, तो क्या ये जायज़ है? मैं आज भी और इस मंच पे भी मैं कह दूंगी वही बात कि सरकार से सवाल पूछना ही मेरा काम है। ये कभी चेंज नहीं होगा। आज के कई साल बाद भी यही मेरा आप तेवर देखेंगे, यही मेरा मिजाज देखेंगे। उस कला की आपको लगता है कि भूमिका फिर बदलने लगी? नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ। आपने कहा ना कि सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं गिनाते हो, क्या यही आपका काम है कि सिर्फ आप कमियां ही गिनाएं? तो मैं बताती हूँ, अब ये अंतर है उनमें और मुझ में, है ना। हो सकता है विचारधारा का अंतर हो, चाहे जो भी अंतर हो। अंतर ये है कि मैं क्या समझती हूँ, वो क्या समझते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या समझती हूँ, सरकारें जो है ना भैया, अपना काम बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा करके गिनाता है। सरकारें जो है ना, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के थ्रू अपना काम गिनाते हैं, बहुत करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, एक मंच लगाते हैं और उस मंच पे एक माइक रखते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, बोलो थैंक यू, मैंने तो वो कर दिया, बोलो थैंक यू। बचा खुचा काम जो है आज के दौर के, मैं उनको सरकारी कवि कहती हूँ, मैं उनको चाटुकार कहती हूँ, ये लोग कर रहे हैं, है ना। कि हाँ भैया चलो सरकार से तो कुछ मिल ही जाएगा, कुछ फंडिंग हो जाएगी, चलो चलो सरकार बहादुर की जय बोलते। एक भीड़ है भैया, और मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ या फिर मेरे जैसे एक दो लोग हैं जो सच में सवाल करना जानते हैं, जो सच में सवाल करने में विश्वास रखते हैं। कोई सवाल नहीं कर रहा है। आपको पता है, मैं सरकारों से सवाल करती हूँ, ये लोग मुझसे सवाल करते हैं।
आपको पता है ये चीज़? तो मैं सरकार से सवाल कर रही हूँ और मैं समझती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ तो लगी ही हुई है चरण वंदना में, तो ऐसे टाइम पे मैं भी चरण वंदना करूंगी यार, तो जनता के सवालों का होगा क्या? कोई तो चाहिए ना जो जनता की बात करे। आप अपनी भूमिका ये तय करती हैं कि मैं अपने गीत के जरिए सिर्फ सवाल करती रहूंगी। देखिए, मेरी भूमिका ये है कि मैं मेरे गीत के जरिए, मैं मेरे भोजपुरी लोक गीत के जरिए लोक की बात, लोक की भाषा में करूंगी और सत्ता से करूंगी, विपक्ष से नहीं करूंगी। और ये मेरा कॉन्सेप्ट है और ये मेरा शुरू से कॉन्सेप्ट है। आप, क्योंकि मैं समझती हूँ कोई भी सरकार पूरी तरीके से फेल और पूरी तरीके से सफल नहीं होती है, पर एक कवि का काम, एक लोक गायिका का काम सरकार के अच्छे काम गिनाना नहीं है, सरकार की कमियां गिनाना है, सरकार के उन कमियों को उजागर करना है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। आपके एक ट्वीट का उस पे नज़र मेरी पड़ी, उसमें आकाश सिंह लिखते हैं आपके गाने पे, उनका कहना है कि आप बिहार की संस्कृति पर सवाल उठा रही हैं बिहार में काबा लेके। उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया, बिहार में ऊ बा जो दुनिया में कुछू ना बा, बिहार में दुनिया का सब कुछ बा, विश्वविद्यालय बा, और सुना बिहार में दुनिया का दूसरा बड़ा सीसा ब्रिज बा, बिहार में ई बा जो तू कबू देखलू ना बा, बिहार में ई बा। इनको आप जवाब दीजिए। मेरा सवाल बिहार की सरकार से है। उनका कहना है कि आप बिहार पे सवाल उठा रही हैं कि बिहार में कुछ है ही नहीं अभी तक, मैं बिहार में का बा, मैं कुछ है वही ही कह रही हूँ कि अतीत की चीज़ों का गुणगान कर करके वर्तमान में जीविकोपार्जन तो होगा नहीं। हमारे यहाँ हमारी धरती पे ये है, हमारी धरती पे वो है, सब कुछ है, तो यहाँ दिल्ली में मजदूरी करने कहाँ आ रहे हैं मजदूर? ये आपका बयान कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि बिहार के लोग दिल्ली में मजदूरी करने। कंट्रोवर्शियल हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे तो बहुत मेरा गीत जो मुझे नहीं लगता है कि कंट्रोवर्शियल है, वो हो जाता है। आपको लगता है कि बिहार में वो व्यवस्थाएं नहीं है जिसके बिल्कुल चलते वो पलायन को मजबूर है? बिल्कुल मुझे लगता है, 100% मुझे लगता है कि बिहार में अगर सच में बेरोजगारी पे कुछ काम हो रहा, तो रोजगार के लिए कुछ काम हो रहा होता, तो यहाँ दिल्ली में हमारे जो बिहारी भाई हैं वो कूड़ा बटोरने का काम करते हैं। यहाँ पे कलेक्टर थोड़ी बन के आए हुए हैं, यहाँ पे कूड़ा बटोरता है, कोई सब्जी बेच रहा है, सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई बड़ी बड़ी सोसाइटी में कुक का काम करते प्रतिष्ठित सेवाओं में IAS PCS में भी सबसे ज्यादा। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं वो बताऊंगी जो जिसपे बात कोई नहीं करना चाह रहा है। ऐसे तो है ही कि हमारे यहाँ ये है, हमारे वहाँ वो है। मैं कह रही हूँ कि मैं उस पर सवाल ही नहीं कर रही हूँ, जो है वो है, और वो आपने नहीं बनवाया है, वो बहुत पहले से है। मैं तो 15 साल चच्चा और 15 साल पप्पा की बात कर रही हूँ, और मेरा सवाल यहाँ की सरकारों से है। अरे प्राचीन में बहुत सारी चीज़ें रही, क्या रहा, वो आपने थोड़ी किया है, वो रहा है। इसमें आपका क्या योगदान है? आपने बनवाया है क्या? आप अपना बताओ ना कि आपने क्या किया है। तो मेरा सवाल उनसे जायज़ है और सवाल होते रहने चाहिए कला के जरिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे, नेहा सिंह राठौर का बतौर कलाकार भविष्य में उद्देश्य क्या है? बतौर कलाकार मेरा भविष्य में भोजपुरी को साफ सुथरा करना उद्देश्य है। भोजपुरी बचाओ एक आंदोलन है मेरा, जिसके तहत मैं लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करती हूँ कि आप भोजपुरी के गंदे गानों का बहिष्कार करें, भोजपुरी के अच्छे गानों को बिल्कुल प्रमोट करें। भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए मैं खुद भोजपुरी के पारंपरिक लोक गीतों को अपनी मम्मी से पूछ के, दादी से पूछ के, इनसे उनसे कहीं से भी मुझे लगता है तो मैं ज़रूर उसको लिखती हूँ और आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही हमारा परंपरा है लोकगीत का भी। हम सुने, हम अपने बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, आगे देंगे। ये ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। हम नहीं गाएंगे तो एक जनरेशन तो कट गया ना जी। मेरी मम्मी गाती थी, अगर हम नहीं गाएंगे तो कट तो गया ही। मम्मी के बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत मम्मी अपने साथ ही लेकर चली जाएंगी, पर जब मैं गाऊंगी तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, तो ये हमारी जो है ना परंपरा विकसित होगी। हमारा जो है ना क्या बोलते हैं, भोजपुरी का जो है वो एक विस्तार भी होगा। तो ये मेरा काम है और यही मेरा उद्देश्य है, और शुरू के दिन से मैं यही उद्देश्य के साथ चल रही हूँ। इसके साथ ही ये भी है कि मुझे भोजपुरी में नए गीत लिखने हैं, नए गीत का सृजन करना है, ऐसे गीत जिसका स्वभाव प्रतिरोध का हो, ताकि लोगों को पता चले कि भोजपुरी लहंगा रिमोट से उठा दे नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया TV9 के साथ अपनी राय साझा करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपकी कला के साथ हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपनी कला के जरिए
एक बेहतर समाज के निर्माण में अनवरत भूमिका निभाती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।